नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपके अपने चैनल अमोक क्लासेज में स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग आरओ के पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वाले सेगमेंट को देख लिया है। ये हमारा ईबीएस वाला सेगमेंट है। ईबीएस वाले सेगमेंट हम लोगों ने एक खंड देख रखा है। इसके बाद आज हमारा सेकंड और लास्ट सेगमेंट है। इसके बाद दोस्तों हम लोग यूपी स्पेशल देखेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे जरूर देखिएगा। इस यहाँ से एग्जाम में आपको पक्का ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। क्योंकि यहाँ तक लास्ट वीडियो हो चुका था, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिएगा क्या प्रश्न है। 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चूंकि आरओ के एग्जाम में क्रोनोलॉजी बहुत पूछा जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान देना है। अब जो दिया है क्या, साइलेंट वैली, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा और कान्हा। देखिए दोस्तों, जो जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हो रही है? 1936। कब हो रही है? 1936 में हो रही है। जो कान्हा है दोस्तों, कान्हा की स्थापना हुई 1955 में। कब हो रही है? 1955 में हो रही है। जो साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली की स्थापना दोस्तों 1984 में हो रही है। कब हो रही है? 1984 में हो रही है। जो काजीरंगा है, कब हो रही है? 1974 में हो रही है। आगे इस हिसाब से देखेंगे, पहले 2 आएगा फिर 4 आएगा। 2 और 4 कहाँ पे है शुरुआत? अगर हम केवल इतना पता होता जिम कॉर्बेट सबसे पहले स्थापित हो गया है, तो इसलिए आप इसे एलिमिनेट कर सकते थे। यानी ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, केवल 2 ऑप्शन सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला स्थापना जिसकी हो रही जिम कॉर्बेट हो रहा है कब? 1936 में। यह सभी को पता है कि भारत में स्थापित होने वाला पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, इस हिसाब से आपका ये आंसर क्या हो जाता? सही हो जाता। आपको नहीं भी आते हुए क्वेश्चन आप कर सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। देख लीजिएगा, ये दिया है, जो सन दिया है आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या कह रहा है? राष्ट्रीय उद्यानों को सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में। आप बताइए कि सही नहीं सही? बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों? एमपी में है। ठीक है, अगला कह रहे हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार में है। आप बताइएगा क्या ये स्टेटमेंट सही है नहीं सही है? बिल्कुल सही दोस्तों, ये भी आपका सही है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। कब है? 2021 वाला जो आरओ हुआ था, इसमें पूछा गया था। ठीक है, देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या 11 मध्य प्रदेश में है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या 96 कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का ओशानिक नेशनल पार्क स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये ओशानिक नेशनल पार्क दोस्तों आपके कच्छ में स्थित है। कहाँ पे है? कच्छ में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन क्या है? अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा या संजय डुबरी। दोस्तों, जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये उत्तराखंड में, कहा? यूके में या उत्तराखंड में है। ये कहाँ पे है? एमपी में नहीं है। बाकी सभी टाइगर रिजर्व क्या है? एमपी में ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अब आप सामने क्या दे रखा है? सूची दे रखा है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, आपको बताइए नवाबगंज कहाँ पे है दोस्तों? नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? आपको 9 में है, यानी ए में 2 हो जाएगा। ओखला कहाँ है? ओखला आपको नोएडा में है। ठीक है, गाजियाबाद। ठीक है, समस्तपुर कहाँ है? रायबरेली में है, यानी सी में 4 हो जाएगा। पार्वती अर्गा कहाँ पे दोस्तों? गोंडा में है, यानी डी में 1 हो जाएगा और बी में 3, यानी 2 3 4 1 2 3 4 1 कहाँ? ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आजाद कहाँ पे है? नवाबगंज। आजाद, नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य है, इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद भी है, ध्यान देना है। ठीक है, ये कहाँ है? उन्नाव में है। ओखला कहाँ है दोस्तों? ओखला आपका गौतम बुद्ध नगर या नोएडा में है। ठीक है, और समस्तपुर कहाँ है? रायबरेली। पार्वती अर्गा कहाँ पे है? गोंडा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी या अभ्यारण्य किस जनपद में है और कहाँ पर है? चूंकि ये उत्तराखंड का प्रश्न है, इसलिए वहां के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान दीजिए। अस्कोट कहाँ पे? और स्टेट के रूप में आप ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। जिला याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सामने, भारत सरकार द्वारा, पूरा प्रश्न ले लेते हैं, एक सेकंड। ठीक है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, यह 1991-92 में शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। यह मानव हाथी के बीच टकराव की एक समस्या को पर काम करता है, बिल्कुल सही दोस्तों।
जो ये अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, इसका मेन उद्देश्य होता है मानव जीवन और वन्य जीव जीवन को पृथक करना, ताकि इनके बीच कोई टकराव न हो। ठीक है, यह केवल जंगली हाथियों के लिए कल्याण पर केंद्रित नहीं दोस्तों, ये जंगली नहीं बल्कि सभी हाथियों के कल्याण के लिए केंद्रित है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा आपका, गलत है, बाकी ऑप्शन क्या है आपका सही है। देख लीजिएगा, इससे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या है। भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना 1992 में शुरू किया गया था और यह केंद्रित स्कीम, कैसे केंद्र प्रायोजित स्कीम है। ठीक है, इसका लक्ष्य का क्या है, हाथियों, उनके आवास, गलियारों की रक्षा करना है, मानव पशु विरोध समस्याओं को हल करना है, पालतू पशुओं को कल्याण करना है, पालतू जो हाथियां हैं उनको भी ध्यान देना है, जो पालतू हाथियां जो कोई व्यक्ति जो पालित कर लेते हैं उनको भी देखना है, ऐसा नहीं केवल जंगल की हाथियों का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे संबंधित प्रश्न दोस्तों वैकल्पिक ऊर्जा से, वैकल्पिक ऊर्जा से कैसे प्रश्न बने हैं उसको हम देखते हैं क्या है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करता है, यानी किससे हम पर्यावरण पोल्यूशन कम होता है। ऑप्शन क्या है, डीजल, कोयला, हाइड्रोजन और मिट्टी तेल। जो कि आप देखेंगे दोस्तों, ये पहला ए, बी और डी ये कैसे जीवाश्म ईंधन है और ये हाइड्रोजन कैसा नवीकरणीय ईंधन है। इसलिए जो नवीकरणीय ईंधन होगा उसमें क्या होगा, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण होगा, बाकी सब क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है। ये पूछा गया प्रश्न है पिछली बार पीसीएस में, आखिर जब हाइड्रोजन गैस जलती है तो किसका निर्माण करती है, तो आंसर क्या होगा, जल का निर्माण करती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा उन्मुक्त होती है। ठीक है, अपने उच्च ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषण रहित रहती है और उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइड्रोजन के उत्पादन में जल, तापीय पृथक्कीकरण और प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। जो हाइड्रोजन का उत्पादन होता है ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवाश्म ईंधन के बाद भारत वर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। ऑप्शन क्या है, जल विद्युत, वायु, परमाणु ऊर्जा, ये सौर ऊर्जा। आंसर क्या होगा दोस्तों, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। क्या है, जल विद्युत। ठीक है, देखिएगा इसमें जो परसेंटेज है इसको देख लिया, परसेंटेज चूंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, हालांकि ये आंकड़े बदल चुके हैं, ये आंकड़े पुराने हैं, आंकड़े इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि नए आंकड़े पर आपको ध्यान देना है। और सौर ऊर्जा इस वक्त सर्वाधिक है। क्या है, सौर ऊर्जा सर्वाधिक है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या है, प्राथमिक ऊर्जा, ज्वारी शक्ति, वाणिज्यिक ऊर्जा, तेल और गैस। ठीक है, अगला क्या है ऑप्शन, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, जानवरों का गोबर और गैर पारंपरिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा। आप बताइएगा, एक पारंपरिक ऊर्जा होता है, गैर पारंपरिक ऊर्जा होता है दोस्तों। जो पारंपरिक ऊर्जा है, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे जो जीवाश्म ईंधन है, जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं वो हमारा पारंपरिक ऊर्जा होता है। जो हम गैर जीवाश्म का प्रयोग करते हैं वो हमारे जैसे जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है, जो नवीकरणीय ऊर्जा, ध्यान देना, जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है वो हमारा गैर पारंपरिक है। ठीक है, इस प्रकार क्या है, सौर ऊर्जा क्या है, हमारा नवीकरणीय है। इस प्रकार क्या हुआ आपका, हमारा ये गैर पारंपरिक हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या सही होगा, इसमें ऑप्शन ए क्या था इसमें, ऑप्शन ए क्या है, प्राथमिक ऊर्जा जो है ज्वारी ऊर्जा नहीं है बल्कि तापीय ऊर्जा जो है आपका प्राथमिक ऊर्जा है। ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा किसी भी मानव निर्मित, रूपांतरित या परिवर्तित से पहले प्राकृतिक संसाधन में संग्रहित ऊर्जा है, यानी जिसका उत्पादन हम प्रकृति से करते हैं उसे हम क्या करते हैं, प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें ध्यान देना है, कोयला, कच्चा तेल, धूप, हवा या बहती नदियों द्वारा आ जाएगा, यूरेनियम वगैरह इसमें शामिल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, सॉरी माफ करिएगा। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत के पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, आप बताइए कौन सा। चूंकि करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2017 में जब आया था क्वेश्चन, क्योंकि करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन ये आपको जानना चाहिए पहला प्रदेश कौन सा था। आंसर क्या होगा आपका, ये दमन दीव जो है आपका ये पहला राज्य था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है। ऑप्शन क्या है, हरित ईंधन मतलब ऐसे ईंधन जो हम हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हरित ईंधन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है सामने, पाइन, करंज, फन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आप बताइएगा कौन सी इसमें से होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये सब हम सभी जो बनाते हैं हमारे द्वारा बनाया गया है, मैनमेड है। ठीक है, देखिएगा एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। एथेनॉल या एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, इसका प्रयोग हम हरित ईंधन के रूप में करते हैं। क्योंकि जितने ईंधन यहाँ लिखे गए हैं हम इसका हरित ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, एथेनॉल किसी भी शर्करा युक्त गन्ने की शर्करा
ये फिसोरा, महुए का फल आदि क्या है स्टार्च में पदार्थ होते हैं, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, इनका उत्पादन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, माफ करिएगा। फर्न से भी किण्वीकरण करके इथेनॉल का प्राप्त किया जाता है। ऐसे हरित ईंधन स्रोत में सभी शामिल है, ध्यान देना, हरित ईंधन में सभी शामिल है। और गन्ने से बायोमास के इथेनॉल प्राप्त की जा सकती है और इसका उपयोग ईंधन के रूप में, ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सामने, जीवाश्म ईंधनों के एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है, यानी ऐसी कौन सी जीवाश्म ईंधन का स्रोत है, बताइएगा। ऑप्शन क्या है, क्योंकि हम लोग को इधर ऊर्जा कहाँ मिलती है, हमारी ऊर्जा सिर्फ एकमात्र स्रोत है, क्या है, वो भी सौर। सौर ऊर्जा क्या है, चाहे जीव हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे वनस्पतियां हो, सबके लिए ऊर्जा का स्रोत है, क्या है, सौर ऊर्जा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, वाटर या प्रिवेंट एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट सेस लागू कब किया गया। चूंकि अगर वाटर पोल्यूशन जो होता है, जल प्रदूषण अधिनियम जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जल प्रदूषण अधिनियम जो अगर बात किया जाए तो 1974 में आया है। अब कह रहे हैं सेस की बात करें, सेस कब आया दोस्तों, ये जो आ रहा है वाटर सेस सेक्टर 1977 में आ रहा है। कब, 1977, और ऑप्शन में 1977 है, तो फिर कह रहा है, और राष्ट्रपति की इसकी मंजूरी कब मिली, 1978 में है, कि हालांकि आ रहा है 1977 में, बट राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिल रही है, 1978 में, इसलिए क्या इसमें स्टार करके दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, नदी नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। जो कि दोस्तों जो पानी होता है, पानी में हम प्रदूषण मापते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा, जिसे हम बीओडी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीओडी। बीओडी के आधार पर हम देखते हैं कौन सा जल कितना शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, जल में घुली क्लोरीन, जल में घुली ओजोन, जल में घुली नाइट्रोजन, जल में घुली ऑक्सीजन। क्या होगा, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से मतलब आधार पर हम क्या देखते हैं, जल में कितना हमारा प्रदूषण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिएगा, बीओडी देख लीजिए, क्योंकि बीओडी से कई बार प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, देखिएगा, बीओडी या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण को मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक, अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने पर जल निकाय में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। होता क्या है, जब ये डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा जीव हो जाते हैं, वो बार बार ऑक्सीजन डिमांड करते हैं, जिससे क्या होता है, जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से जीव उसकी मांग बढ़ जाती है। भाई अगर मात्रा घट गई, जीव की संख्या ज्यादा है, तो स्वाभाविक है क्या होगा, मात्रा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इससे बीओडी अधिक होना और जल संक्रमित होने की दर्शाता है। ठीक है, ज्यादातर तो है कि कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सीवेज की मात्रा बढ़ने से अपघटन दर बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि होता है कि इसमें बैक्टीरिया वगैरह जो बहुत ज्यादा होते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब कि डिमांड कर लेते, चीजों को खींच लेते, ऑक्सीजन को खींच लेते अपनी तरफ। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है, क्योंकि है क्या, जितने जीव होंगे, जितने वनस्पतियां होंगी, उतना ही ज्यादा क्या करेंगे, ऑक्सीजन डिमांड करेंगे। है क्या, अब ऑक्सीजन तो है नहीं, अपशिष्ट जैसे ही पानी मिलता है, जब अपशिष्ट मिल जाता है दोस्तों, उसमें वनस्पतियां और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें जल में ऑक्सीजन की मात्रा मतलब की मांग बढ़ने लगती है, जिससे क्या होता है, जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसी को हम क्या करते हैं, बीओडी कहते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा बस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है, एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांश क्षेत्र में फैला। कहाँ फैला था दोस्तों, ये दक्षिण एशिया में फैला था। कहाँ फैला था, दक्षिण एशिया में फैला था। ठीक है, देखिएगा, एशियाई भूरा बादल 2002 में अधिकांश दक्षिण एशिया में फैला था। यह वस्तुतः प्रदूषण के कारण था, जो 2007 में भी एक रिपोर्ट आई थी। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने, सामान्य स्थिति में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन है, मतलब कौन सी ऐसी गैस है जिससे वातावरण में प्रदूषण होता है। ऑप्शन क्या है आपके सामने, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। क्या होगा दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये अधिक वायु प्रदूषक है, सबसे अधिक वायु प्रदूषक में से गिनी जाती है। ठीक है, चलिएगा, देखिएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा इसका। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्राथमिक वायु प्रदूषक है, जो रंगहीन तथा अति विषैली होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है, आप बताइएगा। वायु प्रदूषक, कौन सा वायु प्रदूषक सबसे ज्यादा हानिकारक है। ऑप्शन क्या है सामने, ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है
ये सर्वाधिक क्या है आपका हानिकारक। क्यों? इसमें ध्यान देना, जब ये आपके शरीर में जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेती है और इससे क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। क्या होता है, ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, जिससे घुटन जैसी स्थिति हो जाती है। अंततः अगर आपने नहीं ऑक्सीजन डिमांड पूरी कर पाई तो आदमी की मृत्यु भी हो जाती है कभी कभी। ठीक है, देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यधिक हानिकारक वायु प्रदूषक है। यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। क्या हो जाती है, रक्त में ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा काफी अधिक शिक्षा से रक्त में हीमोग्लोबिन से संयुक्त हो जाती है। ठीक है, इसे क्या होता है, कोई है क्या, अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, स्वाभाविक ये अधिक से अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, हीमोग्लोबिन से लग जाएगा। होता क्या है, जब लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बदल जाता है तो ऑक्सीजन की कमी से श्वसन अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है। यानी जब आपकी ऑक्सीजन फ्लो कम हो जाएगा बॉडी में, आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है दोस्तों? कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग देखें, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आम्ल वृष्ट के लिए कारक है? आम्ल वृष्ट जहां भी आ जाएगा दोस्तों, इससे H2SO4 ये फार्मूला याद रखिएगा। यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड हो, या H2SO4 हो, या सल्फर डाइऑक्साइड हो, ये सब क्या है, आपके अम्ल वर्षक के जिम्मेदार है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, ये वायु प्रदूषण है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है दोस्तों, ये अम्ल प्रदूषण का कारण होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक, निस्संदिग्ध या प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड गैस क्या होती है, वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल से साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेती है, जिससे क्या होता है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 क्या बनाती है, H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहते हैं, बना लेती है, जिससे क्या होता है, एसिड रहने के लिए क्या होता है, ये जिम्मेदार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के लिए उत्पत्ति है या कारक होती है? अभी जस्ट हम लोग देखा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड या माइसी के रिसाव की घटना हुई थी, कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984। कब? 3 दिसंबर 1984 की घटना हुई थी। ठीक है, हुआ क्या था इसमें, भोपाल के यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र में 2 से 3 दिसंबर की रात्रि में क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड की गैस के रिसाव के कारण क्या दुर्घटना हुई, जिससे हजारों लोग मारे गए थे। कभी कभी ये गैस ही पूछी जाती है, कौन सी ऐसी गैस थी जिसकी वजह से लोग मारे गए थे? क्या होगा इसका आंसर, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने, भोपाल गैस त्रासदी में यौगिक का नाम क्या था? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, क्या, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आगे चलिएगा। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु कौन सा होता है? लेड। जो लेड होता है, जिसे हम सीसा कहते हैं, या पीबी, ये क्या होता है, धातु बहुत ज्यादा जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एंटी नॉकिंग के लिए। ठीक है, देखिएगा, स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में सीसा या लेड का प्रयोग किया जाता है, जो धुएं के साथ विमुक्त होकर लेड सबसे अविषालु धातु होती है। धातु है, ध्यान देना, अगर पूछा जाए कौन सी धातु होती है, उसका आंसर क्या होगा, लेड। ठीक है, ये कई बार आपसे पूछा गया है। और ऑक्टेन और सीटेन दो ये जो ध्यान दीजिएगा, ऑक्टेन और सीटेन दो संख्याएं होती हैं और इसी पर डिपेंड करती हैं। ये कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया। ऑक्टेन जब होगा पेट्रोल के लिए होता है, पेट्रोल जो व्हीकल होते हैं उनके लिए ऑक्टेन होता है, और जो सीटेन होता है वो क्या होता है, डीजल कारों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। और लेड के कारण होता क्या है, लेड के कारण केंद्रीय तंत्र का तंत्र, मस्तिष्क या पाचन तंत्र आदि क्या होता है, प्रभावित होता है। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा का प्रायः कारक क्या है? क्या कारक है दोस्तों, उष्मीय प्रदूषण। क्यों? क्योंकि जहां भी नाभिकीय एनर्जी होती है वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? जैव निम्नीकरण मतलब ये हो गया, ऐसे पदार्थ जिसको बैक्टीरिया, फंगस
या अन्य डिकम्पोजर के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक अपघटित नहीं होता। पॉलीथीन ये भी नहीं अपघटित होता। पारा ये भी नहीं अपघटित होता। रबर। रबर जो होता है दोस्तों, इससे बैक्टीरिया वगैरह खत्म कर सकते हैं एक समय के साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, अब विविध प्रश्न है। विविध मतलब ये हो गया, वैसे प्रश्न पूछे गए हैं जो आपके मतलब कि ओवरऑल टॉपिक से मिलाकर प्रश्न है यहाँ से। ठीक है, देखिएगा। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित रहा है। बिल्कुल सही दोस्तों। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे लोगों ने क्या किया? जंगलों को काटा और अपने आवास को बनाया है। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। वन क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। बिल्कुल सही दोस्तों। जैसे जैसे मैंने कहा ना, जैसे जनसंख्या, मान लीजिए ये जनसंख्या है 1/2 वन क्षेत्र। वन क्षेत्र का मतलब ये हो गया, जब वन क्षेत्र बढ़ेगा तो क्या होगी? जनसंख्या, सॉरी, जब जनसंख्या बढ़ेगी वन क्षेत्र क्या होगा? घटेगा। यानी एक दूसरे क्या है? एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन ए क्या होगा आपका? सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल का पौधा है? आप बताइए कौन सा जैव डीजल का है दोस्तों? ऑप्शन क्या है? जुट्रेपा, जावा घास, रोसा घास या गूगल। क्या? जुट्रेपा। जुट्रेपा जो है दोस्तों, यह क्या है? बायोडीजल का ये स्रोत है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें होता क्या है देखिएगा। यूट्रेफा या बायोडीजल की फसल है। यूट्रेफा ये पुष्पीय पादपों की प्रजाति में से एक पौधा है। ठीक है, यह सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधक रूप में काम होता है। ऐसे बीज उत्पन्न करता है जो 27 से 40% तक क्या होता है उसमें तेल होता है। ठीक है, और उसी को हम क्या करते हैं? रिफाइन करके बायोडीजल का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न सामने, किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों? जो दक्षिण गंगोत्री है दोस्तों, ये भारत का जो आर्कटिक अभियान है उसी को क्या कहते हैं? दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। भारत का प्रथम आर्कटिक जो शोध केंद्र है उसे हम क्या कहते हैं? दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कब हुआ था? दक्षिणी गंगोत्री आर्कटिक में भारत का पहला शोध अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और भारत में अपने दूर अनुसंधान मैत्री की स्थापना, जो दूसरे अनुसंधान में था जो केंद्र था उसका नाम क्या था? मैत्री। पहले क्या था? दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, और कब किया था? 1988। और तीसरे का नाम क्या है? तीसरे का नाम, क्योंकि वहां पे 3 केंद्र हो चुके हैं। पहले का नाम क्या है? गंगोत्री। दूसरे का नाम क्या है? मैत्री। और तीसरे का नाम क्या है? भारती। ठीक है, आगे चलते हैं। आप कह रहे हैं एजेंडा 21 किससे संबंधित है दोस्तों? एजेंडा 21 कब हुआ था? 1992 में, जब रियो डी जेनेरियो जो पृथ्वी सम्मेलन हो रहा था उसी समय इसे अपनाया गया था। ठीक है, किससे संबंधित है? सतत विकास से। किससे संबंधित है? सतत विकास से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित घटनाओं के विचार कीजिए और उनके कालक्रम में यहाँ पे व्यवस्थित कीजिए कि प्रोजेक्ट हाथी कब चला है बताइएगा? 1992 में भी जस्ट हम लोगों ने देखा है। जैव विविधता नियम 2002 में हुआ है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण नियम 1972 में हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुआ। यानी पहले 3, फिर 4, फिर 1, फिर 2। ऑप्शन देखिएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी ऑप्शन ए क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा, देख लीजिएगा। वन्यजीव संरक्षण नियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992 और जैव विविधता नियम 2002। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? ये किससे संबंधित? पर्यावरण से संबंधित है। किससे है? पर्यावरण से। ऑप्शन क्या है? पर्यावरण। ऑप्शन डी जो होगा आपका इसमें आंसर सही होगा। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, इसे ध्यान दीजिएगा। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण की सुरक्षा एवं पारिस्थितिक क्षेत्र से उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। वर्ष 2022 में यह पुरस्कार ब्रिटिश चिकित्सक सर एनडी हेंस को दिया गया था। ठीक, क्यों दिया गया था? इन्होंने क्या किया था? मानव स्वास्थ्य पर प्राकृतिक पर्यावरण के परिवर्तन के दुष्प्रभाव के रूप में जागरूकता के लिए लेख छापा था, उसीलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एनवायरमेंट स्थित है? आप बताइए कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये है आपका नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, सेंटर याद करिएगा। कब स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई 1980 में। कब हुई? 1980 में स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? कब की गई दोस्तों? 1992 में की गई। कब है? 1992 में किया गया। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण
या एनजीटी जिसे हम कहते हैं, एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। कब हुई थी दोस्तों? 2010 में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार बने हैं और अब आगे भी बढ़ने की संभावना है। ठीक है, देखिएगा क्या है। 18 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत हुआ है। ध्यान देना है, यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था, अधिकरण और वन्य जो जल संरक्षण अधिनियम सीपीसीबी आपने पढ़ा होगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बीच में अंतर पूछा था। ठीक है, इसलिए ध्यान देना है। इसकी स्थापना जब हुई थी 1974 के जो जल एक्ट, वाटर एक्ट द्वारा हुआ था, वाटर पोल्यूशन एक्ट द्वारा हुआ था। और जो एनजीटी हुआ है, एनजीटी जो स्थापना होती है, एनजीटी एक्ट 2010 के तहत हो रहा है। ठीक है, इसका काम क्या है? पर्यावरण बचाओ, वन संरक्षण तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानून या अधिकार का परिवर्तन और क्षतिग्रस्त व्यक्ति और संपत्ति के अनुसंतोष या क्षतिपूर्ति के प्रदान करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बस इतना ध्यान देना है, पर्यावरण संबंधित जितने मामले हैं उनकी ये सुनवाई करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे हरिकेन सन 2012 में यूएसए के उत्तर पूर्व व पूर्वी तटीय प्रांतों के दुष्प्रभावित किया? हालांकि एक प्रश्न करंट अफेयर्स से, किसे? करंट अफेयर से संबंधित है, फिर भी इसका नाम जानते रहिए। क्या था? सैंडी। क्या था? सैंडी। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। जो बेसिक है उसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक जैव सूचक है का कार्य करता है? लाइकेन। लाइकेन जो होता है दोस्तों, ये जैव प्रदूषक का काम करता है। ये शैवाल, ध्यान दीजिएगा, ये शैवाल और कवक के बीच सहसंबंध स्थापित करता है, इसीलिए। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। माफ करिएगा। लाइकेन एवं मास दोनों वायु प्रदूषक का महत्वपूर्ण सूचक है। यदि वातावरण में वायु प्रदूषण विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ जाती है, लाइकेन समाप्त होने लगते हैं। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बनते हैं। ध्यान देना, कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया प्रश्न है, आखिर लाइकेन बनता कैसे? क्या होगा इसका आंसर? शैवाल और कवक से। ठीक है, जो पेड़ों के तने और जड़ों पे या चट्टानों में आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, मास बायोफाइटा समूह का ये सदस्य है, जो चट्टानों, पेड़ों की सतहों पर या जो उनके छाल वगैरह होते हैं या जड़ पे वो पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, वर्ष 2012 में जनवरी माह में वह कौन सा मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना? आप बताइएगा कौन सा कारक था दोस्तों? ऑप्शन क्या है? जंगलों का काटना, वायुमंडलीय प्रदूषण, लालीना या एलिना। जो दोस्तों वायु प्रदूषण था, वायु प्रदूषण की वजह से क्या, धुंध इतने ज्यादा हो गए थे, इसकी वजह से ये कारण बना था। हालांकि ये पुराना प्रश्न है, आप इस पर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर से संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, सरसों के बीज में अपमिश्रित के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित किसका प्रयोग किया जाए? चूंकि होता क्या है दोस्तों, जो सरसों होता है, सरसों में मिलावट जो की जाती है अधिक तेल आने के लिए, वो कौन सा है दोस्तों? अर्गीमोन का बीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिएगा, सरसों के बीज में अपमिश्रण के रूप में अर्गीमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। अर्गीमोन मैक्सिकाना या मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। ठीक है, सरसों के तेल में मिलावट या ड्राप्सी नामक रोग हो सकता है, क्योंकि इसके मिलावट से क्या होता है, एक रोग होता है जिसका नाम था ड्राप्सी। और कई बार साइंस में पूछा गया प्रश्न है, आखिर ड्राप्सी रोग किससे होता है? तो आंसर क्या होगा? ये अर्गीमोन के मिलाने से। ठीक है, आगे चलिएगा। वायु प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑप्शन क्या है? किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन द्वारा, नाइट्रोजन द्वारा, वर्षा द्वारा या हवा द्वारा? क्या होगा? वर्षा द्वारा। वर्षा द्वारा क्या होता है, आपका वायुमंडल आपका स्वच्छ हो जाता है। इसलिए दिल्ली वगैरह में आपने देखा होगा, जब धुंध ज्यादा होता है तो लोग क्या करते हैं, पानी की फव्वारे कराते हैं, या वर्षा जब हो जाती है वायुमंडल साफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितने डस्ट वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, जमीन पर आकर बैठ जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप सामने प्रश्न है, क्या अब इसमें तो सूची दे रखा है, मिशन दे रखा है, वर्ष दे रखा है। क्या? राष्ट्रीय संवर्धन ऊर्जा क्षमता, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संपोषण मिशन या राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन? अब बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सुमेलित है। ठीक है, इसमें देखिएगा कि स्टार लगा हुआ है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, 2008 में जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन क्लाइमेट शुभारंभ किया गया था। कब हुआ था? 2008 में किया गया। इसके तहत कुल 8 मिशन थे। कितने मिशन थे? कुल 8 मिशन थे, जिसमें
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा समय समय पर अनुमोदित किया गया था। ठीक है, वो 8 मिशन में कौन कौन सा था? पहला था राष्ट्रीय संवर्धन ऊर्जा क्षमता मिशन। कब हुआ था? ये जून 2010 को हुआ था। ठीक है, अब हुआ क्या है और कब से कब तक ये लॉन्च किया? 2010 से 2012 के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, और 12वें पंचवर्षीय अवधि के लिए 2014 तक के इसे मंजूरी प्रदान करी गई थी। लेकिन हुआ क्या? दूसरा क्या है? राष्ट्रीय जल मिशन। राष्ट्रीय जल मिशन मंच द्वारा 2011 में मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक है, और राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी पोषण मिशन जो है दोस्तों, यह 2014 को मंजूरी प्रदान की गई थी इसकी। और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को जो शुरुआत किया गया था, इसकी कब हुआ था? 2010 में। कब हुआ था? 2010 में। ठीक है, इस प्रकार ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे प्रश्न है, ये बहुत टिपिकल प्रश्न अपने आप माने जाते हैं। अगर आपने नहीं ध्यान दिया है तो ऐसे प्रश्न गलत होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अब आपको फिर से यहाँ सम्मिलित करना है। क्या है? सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करो। वन संरक्षण नियम कब है दोस्तों? 1980। कब है? 1980। यानी पहला ये मिला है। पर्यावरण संरक्षण नियम 1986, ये भी सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। सॉरी, फिर क्या है? वायु प्रदूषण और निवारण नियम 1981, ये भी सही है। और जल प्रदूषण नियंत्रण नियम 1974, ये भी आपका सम्मिलित है। यानी 1 2 3 4 जहां भी ऑप्शन होगा उस पर मार दीजिए। ठीक है, देख लीजिएगा। वन संरक्षण नियम 1980, पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 और वायु प्रदूषण नियम 1981 और जल प्रदूषण नियंत्रण नियम 1974। ये अधिनियम आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार यहाँ से प्रश्न बने हैं और आगे भी बनने की अधिकतम संभावना है यहाँ से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क की स्थापना किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों प्रथम बायोटेक पार्क का? लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। ये सब ऐसे प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। और कब हुआ थी इसकी स्थापना? 2003 में। कब है? 2003 में। ठीक है, आगे चलिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सामने। निम्न देशों में से कौन प्रत्येक मास को अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाता है? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? आप बताइएगा। ऑप्शन क्या ऑप्शन है? फ्रांस, इटली, सिंगापुर। फ्रांस, इटली, सिंगापुर और सियरा लियोन। आंसर क्या होगा दोस्तों? सियरा लोन। सियरा लोन जो है दोस्तों, प्रत्येक मास के जो अंतिम शनिवार है उस दिन को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, अगला है सेंट्रल एरिड जोन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन क्या है? हैदराबाद, जोधपुर, अहमदाबाद या बेंगलोर। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? जोधपुर। क्या होगा? जोधपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है रामसर कन्वेंशन संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? रामसर आर्द्रभूमि से। किससे है? आर्द्रभूमि से। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। कहाँ हुआ? 1971 में। कहाँ हुआ था? ये ईरान में। कहाँ हुआ था? ईरान में। ठीक है, और आर्द्रभूमि से संबंधित है। ठीक, आगे चलते हैं, इसको देख लीजिएगा। और रामसर विषय आर्द्रभूमियों से संरक्षण से संबंधित है और रामसर ईरान में अवस्थित नगर है। यह कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हस्ताक्षरित हुआ था और भारत जो है 1975 को प्रभावी हुआ था। और भारत 1981 में शामिल हुआ। ध्यान देना, इसमें भारत 1981 में शामिल हुआ है, ये चीज में नहीं दिया है। और वर्तमान कितने हो गए? 89। वर्तमान कितने साइट्स हो गए? 89। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रायद्वीपीय भारत के हिमयुग में से किसे हिमयुगीन या हिम निम्नीकृत हुआ था? आप बताइएगा, इसमें क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन क्या आपके सामने? ह्यूरोनियन युग या कार्बोफेरस युग, प्लेस्टोसीन हिमयुग या फिर लिटिल हिमयुग। बताइए क्या हुआ इसका दोस्तों आंसर? क्या होगा? प्लेस्टोसीन हिमयुग। प्लेस्टोसीन हिमयुग में ये हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, प्लेस्टोसीन हिमयुग में समय में स्थल का अधिकांश भाग हिम चादर द्वारा आच्छादित हुआ था। परिणाम स्वरूप हिमनद के रूप में अपर्दन और निक्षेप द्वारा कई नए नए स्थल रूपों का विकास हुआ था। कहा? प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक है, और पूर्व निर्मित स्थल रूपों में परिवर्तन और सुधार हुए और सागर तल पर महान परिवर्तन हुआ और स्थल भागों में अवतरण उत्थान हुआ। ठीक है, जिससे सागरीय जीव को पर्याप्त रूप से प्रभावित हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। भारत और एशिया के प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना की जा रही है। कहां पे की जा रही है? बताइएगा। ऑप्शन क्या आपके सामने? ऑप्शन है आपका हरिद्वार, पटना और वाराणसी या भागलपुर। क्या होगा दोस्तों? पटना। पटना में जो है और ये शोध केंद्र है। अगर अभ्यारण्य पूछा जाए तो वाराणसी होगा। क्या होगा? अभ्यारण्य क्या होगा? वाराणसी होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है खेत के फसल चक्र के क्या महत्व? क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब फसल चक्र करते हैं तो उसमें क्या मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है
और उसमें नाइट्रोजन जैसे तत्वों की उपस्थिति रहती है। ठीक है, इसमें क्या उत्पादन वृद्धि रहती है, मृदा गुणवत्ता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है, उपयुक्त सभी कारण होते हैं जिसके वजह क्या होता है, हम फसल का चक्रीकरण करना हमारा अनिवार्य होता है। ठीक है, आगे चलिएगा। मोनोक्लाइमेक्स या एक चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया था दोस्तों? एफ ई क्लेमेंट्स ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आपका ये इन्वायरमेंट वाला सेगमेंट समाप्त हो चुका है। आगे हम देखेंगे यूपी स्पेशल। ठीक है, यूपी स्पेशल देखेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है अमोक क्लासेस। क्या है? अमोक क्लासेस। ठीक है, अमोक क्लासेस, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पे जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपके लिए धन्यवाद।